आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भागों की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम अपने संविधान को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपके संविधान के प्रियम्बल को लिखा गया है, यानी सबसे पहले प्रस्तावना की चर्चा की गई है। उसके बाद आपके संविधान के पार्ट्स यानी भागों को लिखा गया है और सबसे लास्ट में आपके संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स को लिखा गया है। आज हम इन्हीं भागों की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब आपका संविधान बनकर लागू हुआ उस वक्त आपके संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इनकी संख्या 22 से बढ़कर कितनी हो गई है? 25 हो गई है। देखिए, आज भी यदि आप देखेंगे तो संविधान का लास्ट भाग जो है वो भाग 22 ही लिखा मिलेगा आपको भाग 23, 24, 25 इस तरह से लिखा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम गिनती करते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो इनकी संख्या कितनी आती है? इनकी संख्या 25 आती है। हमने कुछ भागों को जोड़ा भी है और कुछ भागों को घटाया भी है। जिन भागों को जोड़ा है वो है भाग 4A, 9A, 9B और 14A। इन भागों को हमने संविधान में संशोधन करके जोड़ा है और भाग 7 को हमने संविधान से निश्चित किया है, यानी इसे संविधान से रिपील किया है। अब आइए एक एक करके हम भागों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भाग 1 आपका बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। आपके भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आते हैं। भाग 1 में आपके 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है, यानी इनकी सीमा क्या होगी और इनके राज्यों के नाम क्या होंगे, इन सब का प्रावधान आपके आर्टिकल 1 से लेके 4 तक किया गया है। देखिए, भाग 2 आपका बात करता है नागरिकता की, यानी सिटीजनशिप की। भाग 2 में आपके आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। अब बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 आपका बात करता है मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है भाग 3। आपके इसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। देखिए, जिस वक्त हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ उस वक्त हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, यानी 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 के आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। यानी जो आपके 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें से एक मौलिक अधिकार जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 12 के आर्टिकल 300A में रख दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आइए आपके जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 12 और 13 कुछ साधारण यानी जनरल बातों की बात करते हैं, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 12 आपके राज्य को परिभाषित करता है और आर्टिकल 13 आपका कहता है कि ऐसी विधियां जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं वो अपने आप में शून्य हो जाएंगी। यानी यदि कोई ऐसा कानून बनता है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपका कानून अमान्य हो जाएगा। अब आइए आपके 6 अधिकारों को देख लेते हैं। सबसे पहला अधिकार है आपका समता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। इसकी चर्चा आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की गई है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। इसकी चर्चा आपके आर्टिकल 19 से 22 तक की गई है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसकी चर्चा आपके आर्टिकल 23 से 24 तक में की गई है। चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसकी चर्चा आपके आर्टिकल 25 से 28 तक की गई है। पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसकी चर्चा आपके 29 से 30 तक की गई है।
और 6वां जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसकी चर्चा आपके आर्टिकल 32 में की गई है। यानी यदि इन 5 मौलिक अधिकारों में से किसी मौलिक अधिकार के आपका हनन होता है तो आपका जो 6वां मौलिक अधिकार है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने इन मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार है। इस वजह से आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि यदि आपका आर्टिकल 32 नहीं होता तो ये जो बाकी 5 आपके मौलिक अधिकार हैं इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। आर्टिकल 32 के तहत ही आप इन मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं भाग 4 में किस चीज की चर्चा की गई है। भाग 4 बात करता है राज्य की नीति के निदेशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वह सिद्धांत या आइडियल्स हैं जिन्हें सरकारें कानून बनाते वक्त ध्यान में रखती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यदि सरकारें चाहें तो इन पर कानून बनाएं और यदि सरकारें इन पर कानून नहीं बनाती हैं तो इन्हें हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते हैं। भाग 4 बात करता है मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की। भाग 4 के अंतर्गत सिर्फ एक आर्टिकल 51A आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे मूल संविधान में नहीं रखा गया था, बल्कि इसे स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 1976 द्वारा जोड़ा गया है। जब इसे जोड़ा गया तो हमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी, 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे। लेकिन 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके अभिभावकों या माता पिता के द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसे 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान समय में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब आइए देख लेते हैं भाग 5 बात करता है संघ की यानी दी यूनियन की। भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आते हैं। भाग 5 में आपके 5 अध्याय दिए हुए हैं। अब आइए इन अध्यायों को देख लेते हैं। अध्याय 1 बात करता है कार्यपालिका की। इसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आते हैं। कार्यपालिका में आपके आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इनका वर्णन आर्टिकल 52 से 73 तक किया गया है। उसके बाद आता है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का वर्णन आर्टिकल 74 से 75 तक किया गया है। उसके बाद भारत के महान न्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है, यानी द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है। सरकारी कार्य का संचालन यानी कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस किस तरह से होगा, उसका वर्णन आर्टिकल 77 से आर्टिकल 78 में किया गया है। हमने देखा कि पहला अध्याय बात करता है कार्यपालिका की। अब देखते हैं दूसरा अध्याय बात करता है संसद की और इसका वर्णन आर्टिकल 79 से 122 तक किया गया है। अध्याय 3 बात करता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की, यानी राष्ट्रपति किस तरह से अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। आर्टिकल 123 के जरिए ही राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। उसके बाद अध्याय 4 बात करता है संघ की न्यायपालिका की, दी यूनियन ज्यूडिशरी की, यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आपके आर्टिकल 124 से लेके 147 तक किया गया है। 124 से 147 तक किसका वर्णन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। अध्याय 5 बात करता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन आर्टिकल 148 से 151 तक किया गया है। अब आइए देखते हैं भाग 6 बात करता है राज्यों की। आपके भाग 6 में भी 6 अध्याय दिए हुए हैं। भाग 6 आपका आर्टिकल 152 से लेके 237 तक
कवर करता है। आपके भाग 6 के अध्याय 1 में कुछ साधारण बातें दी हुई हैं, जिसमें आर्टिकल 152 आता है। अध्याय 2 बात करता है कार्यपालिका की, यानी एग्जीक्यूटिव की, कि राज्य की कार्यपालिका कैसी होगी। इसका वर्णन आर्टिकल 153 से 167 तक किया गया है। अध्याय 3 बात करता है राज्य के विधानमंडल, यानी दी स्टेट लेजिस्लेचर की। इसका वर्णन आर्टिकल 168 से 212 तक किया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों की चर्चा अध्याय 4 करता है और इसका वर्णन आर्टिकल 213 में दिया गया है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस राज्यपाल किस आर्टिकल के अंतर्गत जारी कर सकते हैं? 213 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत जारी कर सकते हैं? 123 के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं उसके बाद अध्याय 5 बात करता है राज्यों के उच्च न्यायालय यानी राज्यों के हाई कोर्ट्स की। हाई कोर्ट्स का वर्णन आपके 214 से लेके 231 तक किया गया है, यानी आर्टिकल 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। अध्याय 6 बात करता है अधीनस्थ न्यायालयों की, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। इसके अंतर्गत आर्टिकल 233 से लेके 237 तक आते हैं। अब आइए देख लेते हैं भाग 7, जिसका लोप किया गया है। इसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि भाग 7 का लोप कर दिया गया है, यानी इसे निरसित कर दिया गया है। आर्टिकल भाग 7 में आपका एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 238, और इसके अंतर्गत भाग खा के राज्य रखे गए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब स्टार्टिंग में हमारे राज्य बने तो उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी में भाग का के राज्य थे, दूसरे में भाग खा के राज्य थे, तीसरे में भाग गा और चौथे में भाग घा के राज्य थे। तो यही जो भाग खा के राज्य हैं उन्हें ही पार्ट 7 में रखा गया था आर्टिकल 238 के अंतर्गत। परंतु अब हमारे यहाँ इस तरह का राज्यों का विभाजन नहीं है। हमारे यहाँ इस समय राज्य 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 यूटीज हैं। तो न इनका कोई काम है, उसी वजह से भाग 7 को भी निरस्त कर दिया गया। अब देखते हैं भाग 8 बात करता है संघ राज्य क्षेत्रों की। भाग 8 के अंतर्गत आर्टिकल 239 से लेके 242 तक आते हैं द यूनियन टेरिटरीज के। इसी के अंतर्गत हमारी यूटीज के शासन और प्रशासन का प्रावधान किया गया है। भाग 9 बात करता है पंचायतों की। पंचायत भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पंचायतों को स्टार्टिंग में संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, बल्कि इसे डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 40 में रखा गया था। इसे कहाँ रखा गया था? आर्टिकल 40 में। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत इसे आर्टिकल 40 में रखा गया था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान के भाग 9 में रखा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में भी मनाते हैं। साथ ही साथ 73वें संविधान संशोधन के साथ ही साथ एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल, जिसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। कुल कितने विषय दिए गए पंचायतों को कार्य करने के लिए? 29 विषय। पंचायतों को स्टार्टिंग में हमारे संविधान में डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया था आर्टिकल 40 में, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान के भाग 9 में रखा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक अनुसूची और जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए। पंचायतों का वर्णन आर्टिकल 243 से 243 ओ तक मिलता है। अब आइए देख लेते हैं भाग 9A बात करता है नगर पालिकाओं की, यानी दी म्यूनिसिपालिटीज की। भाग 9A के अंतर्गत 243B से 243ZG तक आते हैं। म्यूनिसिपालिटीज, जिन्हें हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्टार्टिंग में इन्हें भी संवैधानिक दर्जा नहीं
प्राप्त था, लेकिन 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान के भाग 9A के अंतर्गत रखा गया। अब आइए देख लेते हैं, साथ ही साथ एक अनुसूची और जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल, जिसके अंतर्गत म्यूनिसिपालिटीज को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 18 विषय दिए गए। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे भाग 9A के अंतर्गत रखा गया। साथ ही साथ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंदर म्यूनिसिपालिटीज यानी नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। अब आइए देख लेते हैं, भाग 9B बात करता है सहकारी सोसाइटीज की। इसके अंतर्गत आर्टिकल आपके आते हैं 243ZH से लेके 243ZT तक, यानी दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन्हें भी स्टार्टिंग में संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, लेकिन सहकारी सोसाइटियों को मजबूती प्रदान करने के लिए 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इन्हें भाग 9B के अंतर्गत रखा गया। भाई ये देख लेते हैं, भाग 10 बात करता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की। भाग 10 के अंतर्गत आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244A तक आते हैं। अब आइए देख लेते हैं, भाग 11 बात करता है संघ और राज्यों के बीच संबंधों की रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। भाग 11 के अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि संघ और राज्यों के बीच 3 तरह के संबंध होते हैं। पहला होता है विधायी संबंध, जिसे हम लेजिस्लेटिव रिलेशन कहते हैं। दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कहते हैं। और तीसरा होता है वित्तीय संबंध, जिसे हम फाइनेंस रिलेशन कहते हैं। तो दो जो रिलेशन है विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, उसका वर्णन तो भाग 11 में किया गया है, लेकिन जो तीसरा है फाइनेंस रिलेशन यानी वित्तीय संबंध, उसका वर्णन आपके भाग 12 में किया गया है। भाग 12 बात करता है वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद की। भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक आते हैं। भाग 12 में आपके 4 अध्याय दिए हुए हैं। पहला अध्याय बात करता है वित्त की। इसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से 291 आते हैं। अध्याय 2 बात करता है उधार लेना यानी बारोइंग की। इसके अंतर्गत आर्टिकल 292 से 293 आते हैं। अध्याय 3 बात करता है संपत्ति, संविदाय, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद की। इसके अंतर्गत आर्टिकल 294 से 300 तक आते हैं। और अध्याय 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बात करता है संपत्ति के अधिकार की। इसके अंतर्गत आर्टिकल जो आता है वो है 300A। जैसा कि आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट से हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और भाग 12 के आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया है। अब आइए देख लेते हैं भाग 13 किस चीज की चर्चा करता है। भाग 13 बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की। भाग 13 के अंतर्गत आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक आते हैं। भाग 14 बात करता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की। भाग 14 के अंतर्गत आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक आते हैं। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, यानी जो आपकी संघ और राज्य लोक सेवाएं होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं भाग 14 के अंतर्गत। भाग 14 में आपके 2 अध्याय दिए हुए हैं। पहला अध्याय है सेवाएं, आर्टिकल 308 से 314 तक। ये बात करता है कि सेवाएं किस तरह की होंगी और किस तरह से प्रदान की जाएंगी। अध्याय 2 आपकी बात करता है लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 से 323 तक, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देख लेते हैं भाग 14A किसकी बात करता है। भाग 14A बात करता है अधिकरण की। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो है 323A से लेकर 323B तक। ट्रिब्यूनल्स को 42वें संविधान संशोधन
ट्रिब्यूनल्स को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ट्रिब्यूनल्स एक तरह की अर्धन्यायिक संस्था होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े विवादों का विशेषज्ञता और तेजी के साथ निपटारा करती हैं। इन्हें सामान्य अदालतों की बोझ को कम करने के लिए बनाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं। भाग 15 बात करता है निर्वाचन की। भाग 15 बात करता है इलेक्शंस यानी निर्वाचन की। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो है 324 से लेके 329। भाग 16 बात करता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो है 330 से लेके 342 ए तक। अब आइए देख लेते हैं। भाग 17 बात करता है राजभाषा की। भाग 17 के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो है 343 से लेके 351 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। भाग 17 को 4 अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय बात करता है संघ की राजभाषा की, यानी आपकी संघ की राजभाषा क्या होगी। इसका वर्णन आर्टिकल 343 से 344 तक किया गया है। अध्याय 2 बात करता है प्रादेशिक भाषाओं की यानी रीजनल लैंग्वेज की। इसका वर्णन आर्टिकल 345 से 347 तक किया गया है। अध्याय 3 बात करता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा की, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई किस भाषा में होगी। इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। और जो आर्टिकल है वो है 348 से 349। अध्याय 4 में कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, आर्टिकल 350 से 351। अब बात कर लेते हैं भाग 18 की। भाग 18 में आपात उपबंधों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता है। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, यानी जिसे हम राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और तीसरा जो होता है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, जिसे आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी घोषित नहीं की गई है, वित्तीय आपातकाल को कभी घोषित नहीं किया गया है। अब आइए देख लेते हैं। भाग 19 बात करता है प्रकीर्ण की, यानी कुछ मिसलेनियस चीजों की। इसके अंतर्गत आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक आते हैं। भाग 20 बात करता है संविधान के संशोधन की, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। इसके अंतर्गत जो आता है वो है आर्टिकल 368। 368 के अंतर्गत ही हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं। भाग 21 बात करता है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की। इसके अंतर्गत आर्टिकल 369 से लेके 392 तक आते हैं। आप देख रहे होंगे आर्टिकल 370 जो आपके जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था, वो इसी के अंतर्गत आता था, भाग 21 के अंतर्गत। भाग 22 बात करता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की। अगर हम संक्षिप्त नाम की बात करें तो इसका संक्षिप्त नाम होगा भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और हिंदी में प्राधिकृत पाठ का मतलब होगा जो हमारा संविधान लिखा गया वो किस भाषा में था, वो इंग्लिश भाषा में था, लेकिन इसे 1987 में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। 1987 में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। और निरसन का मतलब होगा कि हमारे संविधान के लागू होने से जो इसके पहले के सारे जो अधिनियम थे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, निरसित हो जाएंगे यानी निरस्त हो जाएंगे। इसके अंतर्गत आर्टिकल 393 से लेके 395 तक आते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए